प्राची सुबह से उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपना कमरा साफ करने के बाद जैसे ही किचन की तरफ गई, उसे वहां विमला जी, जो प्राची की सास है, दिखी, जिनका मुंह गुस्से में फूला हुआ था, जिसका कारण था प्राची का देर से सोकर उठना। दरअसल प्राची के दो छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक 2 साल व दूसरा 3 महीने का है। बच्चों के साथ देर तक जागने की वजह से उसे रोज ही उठने में देर हो जाया करती थी, जिसके कारण विमला जी का गुस्सा उसे समय समय पर झेलना ही पड़ता था। प्राची की शादी को 6 साल हो चुके थे। विमला जी शुरू शुरू में कुछ कहती तो नहीं थी, पर अपने हाव भाव में से वो हमेशा साबित कर ही देती थी कि प्राची अच्छी बहू नहीं है। प्राची की पीठ पीछे बुराई करना, रिश्तेदारों के सामने उसकी गलतियां बताना उनकी आदत में शुमार था। उन्हें लगता था प्राची बहुत चालाक लड़की है, जिसका सबसे बड़ा कारण था प्राची का उनके बेटे साहिल के साथ लव मैरिज करना। प्राची और साहिल ने कोर्ट मैरिज की थी, जिसे प्राची के घर वालों ने नहीं स्वीकार किया, पर साहिल के घर वालों ने उन्हें घर में रहने की इजाजत दी। वे समाज के नियमानुसार पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी दोबारा शादी भी करवाई। आज भी बहुत सारी जगह पर बेटे की लव मैरिज को अपना लिया जाता है, पर बात बेटी के प्रेम की विवाह की हो तो उसकी शादी के बाद उसे अपनाना तो दूर, बेटी से सारे रिश्ते ही खत्म कर लिए जाते हैं, जिसका फायदा बहुत से लड़की के ससुराल वाले उठाते हैं। वो बेटे बहू को साथ तो रख लेते हैं, अपने बेटे को माफ भी कर देते हैं, पर बहू को दिल से कभी नहीं अपनाते, या जब तक अपनाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। प्राची और साहिल के साथ भी यही हुआ। प्राची की फैमिली ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। साहिल की फैमिली ने भी उन्हें अपना तो लिया, पर शादी के बाद फिर कभी उन्हें अपना नहीं समझा। प्राची साहिल के परिवार में सबका दिल जीतने की कोशिश करने लगी, पर उसकी हर कोशिश बेकार जाती। कुछ समय बाद विमला जी के पति की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई, जिसका कारण भी विमला जी ने प्राची को ठहराया। अब वो प्राची से और ज्यादा नफरत करने लगी थी। उनके पति शासकीय सेवा में थे, जिनका कुछ कार्यकाल शेष था, अतः उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति के लिए विमला जी ने अपने छोटे बेटे को चुना, जिसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, तथा किसी तरह उसने 2-3 सालों में 10वीं 12वीं की परीक्षा पास की थी। वही साहिल का दिमाग बिजनेस में था। उसका मानना ही भी हर युवा की तरह ही था कि यदि नौकरी ही करनी है तो शासकीय सेवा की जाए, या अपना खुद का व्यवसाय, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, से शुरुआत की जाए। इस तरह दोनों भाई अपने काम में व्यस्त हो गए। छोटा भाई अपने पिता की जगह नौकरी करने लगा, वही साहिल ने भी अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। यही यहाँ घर में प्राची और विमला जी के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। जहाँ विमला जी के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि अब वह प्राची को सामने से उल्टा सीधा बोलने लगी, उसे बात बात पर ताने देती। वही प्राची भी तंग आकर कभी कभी उनकी गलत बातों का विरोध करने लगी थी, जिससे उनके बीच और दूरियां बढ़ गई। धीरे धीरे प्राची के 2 बच्चे हो गए। उनके आने से घर में रौनक आ गई। प्राची को लगा अब शायद विमला जी उसे माफ कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विमला जी चाहती थी कि प्राची उन्हें मान सम्मान देकर घर का सारा काम संभाले, उनकी मर्जी से सारे काम करे, उनसे पूछे बिना कुछ ना करे, पर वह उसे किसी भी तरह का हक नहीं देना चाहती थी। उन्होंने संपत्ति का आधा हिस्सा अपने व आधा अपने छोटे बेटे के नाम पर करके रखा था। साहिल और प्राची को बस वो अपने साथ रखना चाहती थी, जिसकी वजह उनका अपने बेटे से थोड़ा बहुत लगाव व उनके प्यारे 2 पोते थे, जिनमें से बड़े वाले पोते ने उनका कुछ विशेष लगाव था। उन्हें उसमें साहिल के पिताजी की छवि नजर आती थी। उन्हें लगता था कि उनके पति उसके रूप में वापस आ गए हैं। और कुछ समाज का डर था, विमला जी प्राची की लाख बुराई कर ले, पर सच कब छुपता। धीरे धीरे साहिल और प्राची ने समाज और रिश्तेदारों में अपने अच्छे व्यवहार से अपनी जगह बना ली थी। विमला जी के ऐसे व्यवहार की वजह से ऐसा नहीं था कि प्राची और साहिल ने घर छोड़कर जाने की कोशिश ना की हो, पर विमला जी ने उन्हें किसी न किसी तरह जाने से रोक लिया करती थी। जब भी साहिल ने प्राची और बच्चों को घर से ले जाने की बात की, विमला जी ने सभी परिवार रिश्तेदारों को इकट्ठा करके खूब तमाशा किया। वो न तो उन्हें अपना ही रही थी और न उन्हें अलग जाने दे रही थी।
शुरू शुरू में तो प्राची ने साहिल से शिकायतें की, पर कब जब घर की कलह का असर साहिल के काम पर व उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा, तो प्राची ने सारी बातें अपने तक ही सीमित रखने का फैसला लिया। साहिल सब समझते थे और वो प्राची से बहुत प्रेम भी करते थे, पर वो परिवार की अहमियत भी समझते थे। और जब तक उनके छोटे भाई की शादी न हो जाए और वो सेटल ना हो जाए, वो अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उनका मानना था कि उनके पिता की मृत्यु के बाद मैं अपनी माँ व भाई का ध्यान रखना उनका फर्ज है। वो अपने व्यवसाय पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहते थे, जिससे वो अपने परिवार के और प्राची के हर छोटे बड़े सपने को पूरा कर सके। वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, जो कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहते थे। वो परिवार में सभी को खुश रखने की कोशिश करते, पर जिंदगी भी बरसात के मेंढक के समान हो गई थी, जहां दूसरे को पकड़ो तो पहला हाथ से छूटकर निकल जाता है। इस दुनिया में सबको एक साथ खुश रखना संभव ही नहीं। धीरे धीरे समय निकलता गया। प्राची के देवर की शादी की बात शुरू हुई। रिश्तों की लाइन लग गई। भले ही एक व्यवसाय से व्यक्ति नौकरी वालों से कहीं अधिक कमाता हो, पर समाज में सरकारी नौकरी वाले लड़कों की अलग ही डिमांड होती है। अपना बेटा भले कुछ न करे, पर दामाद सबको सरकारी नौकरी वाला चाहिए। अगर सोचा जाए तो जिस तरह दहेज मांगना कानूनन अपराध है, वही अपनी बेटी की शादी के लिए सरकारी दामाद ढूंढना भी गलत है। मानते हैं हर माता पिता अपनी बेटी की भलाई चाहती है, उनका सुरक्षित भविष्य चाहती है, लेकिन सरकारी नौकरी बेटी की खुशियों की गारंटी नहीं होती। और बहुत सारे गुण हैं जो लड़के में और उसके परिवार में होने चाहिए। खैर, घर में शादी की बातें शुरू हुई। जो भी रिश्ते आते, विमला जी उन्हें मना कर देती। उनको अपने सरकारी नौकरी वाले बेटे पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता था वो जब चाहेगी उन्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी अपने बेटे की शादी के लिए। इस सोच की वजह से वो हर रिश्ते को टाल देती। छोटे बेटे की उम्र भी शादी की हो चुकी थी, पर विमला जी कोई भी रिश्ते की बात को आगे ही नहीं बढ़ाती। एक दिन उनके छोटे बेटे ने खुद ही एक लड़की पसंद कर ली और विमला जी को कह दिया कि वह उसी से शादी करेगा। पर लव मैरिज के हमेशा से खिलाफ विमला जी ने उसकी बात नहीं मानी। उन्हें लगा लड़का अपनी पसंद से शादी करेगा तो बहू के पल्लू से बन जाएगा और उनके हाथ से निकल जाएगा। वैसे भी वो प्राची की लव मैरिज करने से चिड़ी हुई थी और साहिल से भी नाराज थी। इसलिए उन्होंने गुस्से में बहुत कुछ अपने छोटे बेटे के नाम कर दिया था। उन्हें डर था कि आने वाली बहू नौकरी के दम पर उनके बेटे को उनसे दूर न ले जाए। इसीलिए उन्होंने अपने सगे संबंधियों से दबाव बनवाकर और लड़ झगड़ कर उसकी पसंद के से शादी करने को मना कर दिया और जल्दी जल्दी में खुद ही एक गांव की गरीब लड़की की से उसकी शादी करवा दी। उन्हें लगा कि गरीब घर की लड़की को वो जो चाहे जैसे रखेगी और वो उनसे डर कर रहेगी, पर इंसान जैसा सोचे हमेशा वैसा कहाँ होता है। कुछ दिन तो उनकी छोटी बहू दीपा अच्छे से रही। विमला जी ने भी शुरू शुरू में उस पे बहुत प्यार लुटाया। वो प्राची को सुनाने के लिए सभी से दीपा की बहुत तारीफ करती, उसे संस्कारी और हर काम में होशियार बताती, उसके लिए नई नई चीजें लाती। उन्हें लगता कि इन सब से प्राची को लगेगा कि उसने कोर्ट मैरिज करके कितनी बड़ी गलती की है। अगर उसने अपने माँ बाप की पसंद से शादी की होती तो उसे भी इतना प्यार और मान सम्मान मिलता। पर उनकी आशा के विपरीत प्राची को इन सब बातों से फर्क पड़ना बंद हो गया था। उसकी दुनिया अपने बच्चों और पति तक सीमित थी। वो सुबह से प्राची के साथ मिलकर सारा काम करती और फ्री टाइम में अपना व बच्चों का बहुत ध्यान रखती। अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी परवरिश देने की पूरी कोशिश करती। समय अपनी गति से निकल रहा था। धीरे धीरे विमला जी के व्यवहार से दीपा उन पे हावी होने लगी। भले ही विमला जी ये सब प्राची को नीचा दिखाने के लिए करती थी, पर दीपा को लगता कि उनका छोटा बेटा उनकी कमजोरी है और वे उसे भी बहुत प्यार करती है। और अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा वैसे भी वो अपने छोटे बेटे के नाम कर चुकी है। उनका कहना था कि आधा हिस्सा उनके छोटे बेटे का है और आधा उनके नाम पर है। अगर प्राची साहिल को उनका हिस्सा चाहिए तो प्राची को हमेशा उनके साथ रहना होगा।
उनकी सेवा करनी होगी। प्राची अगर साहिल को लेकर उनसे दूर गई तो वो उसे अपनी संपत्ति में से कुछ भी नहीं देगी। इन सभी बातों का असर दीपा पर सबसे ज्यादा पड़ा। उसे अब किसी बात का डर नहीं था। उसे समझ आ गया कि विमला जी प्राची से तो नफरत करती है, तो दीपा से हर परिस्थिति में निभाना उनकी मजबूरी है। उनका जो भी है सब उसी का है, क्योंकि विमला जी खुद उसे पसंद करके लाई थी। इसीलिए उसमें कोई भी कमी निकालने पर वह उसे तुरंत जवाब देती कि जैसी भी हूँ, आप खुद पसंद करके लाई हो, आप खुद आई थी मेरे यहाँ रिश्ता लेकर। अगर विमला जी कभी उसे थोड़ा बहुत भी कुछ कहती, वो तुरंत उन्हें पलटकर जवाब देती। छोटा बेटा भी उसे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो वैसे भी अपनी पसंद की लड़की से शादी न होने की वजह से विमला जी से चिढ़ा हुआ था, और वो विमला जी के स्वभाव और प्राची के साथ किए व्यवहार को अच्छे से जानता था। विमला जी के लाड़ प्यार ने वैसे भी उसे बिगाड़ दिया था। आखिरकार वो विमला जी का लायक बेटा था, जिसने उनकी पसंद से शादी की थी। लेकिन विमला जी को प्राची से इतनी नफरत थी कि उसके आगे उन्हें दीपा के ऐसे व्यवहार से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे दीपा प्राची से भी चिढ़ने लगी। उसे लगता कि सास हर काम के लिए सिर्फ उसे ही बोलती है। कोई भी रिश्तेदार आए उसे ही हर काम के लिए आगे किया जाता है। प्राची को वो सबके सामने किसी काम के लिए नहीं बोलती, जबकि विमला जी ये सब सिर्फ और सिर्फ प्राची को नीचा दिखाने के लिए और उसे कामचोर साबित करने के लिए क्या करती थी। उनका एक ही उद्देश्य था, प्राची को ये एहसास दिलाना कि लव मैरिज वाली बहू को कभी वो सम्मान नहीं मिलेगा जो उनकी अपनी पसंद की बहू को मिल रहा है। अब दीपा प्राची से भी बात बात में उलझने की कोशिश करती। विमला जी सुलझाने की बजाय कहती कि तुम दोनों को आपस में जो करना है करो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, बस घर की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती। प्राची और दीपा दोनों के ही पति अपनी पत्नियों की लड़ाई में नहीं पड़ते। एक दो बार प्राची ने सहन किया, लेकिन अब बहस हद से ज्यादा बढ़ने लगी थी। गलती किसी की भी हो, विमला जी की नजर में हमेशा प्राची ही गलत होती। धीरे धीरे विमला जी और दीपा दोनों मिलकर उसे परेशान करने लगी। विमला जी की और दीपा आपस में कितना भी लड़े झगड़े, प्राची के खिलाफ दोनों एक साथ हो जाया करती थी। अब प्राची भी आखिर इंसान ही थी, हर बात की एक सीमा होती है। प्राची की सहन शक्ति की सीमा अब खत्म हो चुकी थी। अपनी सास की बातें ताने तो प्राची सहन कर लेती, क्योंकि उसे लगता कि विमला जी के भी अपने बेटे की शादी को लेकर कुछ अरमान हो गए जो उसकी लव मैरिज की वजह से टूट गए। साथ ही साहिल के पिता जी की भी असमय मृत्यु से वो अकेली पड़ गई है, इसीलिए वो अपना गुस्सा उस पर निकालती है। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, वो विमला जी का दिल जीत ही लेगी। लेकिन दीपा जब उससे झगड़ती, उसे उल्टा सीधा बोलती और विमला जी भी उसे समझाने की बजाय उसी का साथ देती, तो उसने फैसला किया कि वो अब अपने बच्चों और पति के साथ अलग रहेगी। वैसे भी साहिल का कहना था कि जब उनका भाई सेटल हो जाएगा तभी वो परिवार से अलग होने का सोचेंगे। इस बार साहिल ने भी कोई विरोध नहीं किया। विमला जी ने फिर बहुत नाटक किया, पर सब रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया, रोना गाना किया, पर सभी ने उन्हें समझाया कि साथ रहकर रोज रोज की लड़ाई से अलग अलग प्यार से रहना ज्यादा बेहतर है। विमला जी को उन्हें रोकने की लाख कोशिशें की। साहिल प्राची के साथ थोड़ी दूर पर फ्लैट लेकर रहने लगा। प्राची नई जगह आ गई, वो कभी भी अकेले नहीं रही थी। मायके में उसका भरा पूरा परिवार था और ससुराल में भी विमला जी ने कभी भी उसे और साहिल को अकेला नहीं छोड़ा था। शुरू शुरू में उसे थोड़ी परेशानी हुई, पर धीरे धीरे वो अपनी गृहस्थी जमाने की कोशिश करने लगी। समय के साथ साथ वो सब सीख गई। अब उसे सुकून के कुछ पल नसीब हुए थे। जिंदगी के 8 साल सिर्फ और सिर्फ ताने सुनने में और नीचा देखने में गुजरे थे। उसने बहुत कोशिश की सबका दिल जीतने की, सबको अपना बनाने की, लेकिन विमला जी ने उसकी बुराई करके सबकी नजरों में उसे बुरी बहू साबित कर दिया था। झूठ अगर बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है।
सभी रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी प्राची को घमंडी समझते थे। उन सभी की नजरों में विमला जी ने उसे कामचोर और चालाक साबित कर दिया था। अपनी नई गृहस्थी और नई जगह पर प्राची को कोई नीचा दिखाने वाला नहीं था। उसे लोगों की नजरों में गिराने वाला नहीं था। वो जल्दी ही वहां सभी से घुल मिल गई। उसके व्यवहार से सभी उसकी तारीफ करते, उसके साथ बहुत प्यार से रहते। वहां उसकी एक बहुत बड़ी मित्र मंडली बन गई। यहाँ उसे अपने ससुराल और मायके दोनों की ही कमी महसूस नहीं होती। बहुत सुकून से उसकी जिंदगी कट रही थी। अपने बच्चों और प्राची को हर सुख सुविधा देने के लिए दिन रात मेहनत करते। साहिल की मेहनत रंग लाई। उनका व्यापार चल पड़ा। अब उनकी गिनती शहर के नामी लोगों में होने लगी थी। उन्होंने एक बड़े शहर में अपना बंगला बना लिया था। उनके पास हर सुख सुविधा थी। साहिल और प्राची अपनी संपत्ति का बहुत सारा भाग सामाजिक सेवा में लगाते, जरूरतमंदों की मदद करते और अपनी माँ व भाई की सुख सुविधा का भी ध्यान रखते। उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती, एक फोन करने पर उनके पास पहुंचा देते। इधर विमला जी को भी लोग साहिल की तरक्की के बारे में बताते, उनकी मेहनत और लगन से अर्जित किए मुकाम का उदाहरण अपने बच्चों को देते और विमला जी की भी तारीफ करते कि आप धन्य है जो आपने साहिल जैसे बेटे को जन्म दिया। ये सब सुनकर विमला जी को साहिल पर तो गर्व होता, लेकिन प्राची की किस्मत से बहुत जलन होती। ये सब सुनकर उसके सीने पर सांप लौट जाते कि कहा तो वह प्राची को नीचा दिखाती थी कि भागकर लव मैरिज करने वाली बहू को कभी वो मान सम्मान प्यार और इज्जत नहीं मिलता जो उस बहू को मिलता है जो अपने माता पिता की मर्जी से विवाह करती है। वही प्राची के पास आज सब कुछ था, जबकि उन्होंने अपने पास से साहिल को एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी थी। आज साहिल जो भी था वो अपनी मेहनत और प्राची के साथ की वजह से था। प्राची ने हर अच्छे बुरे समय में उसका साथ दिया, उसकी हिम्मत बढ़ाई। समय की हर हर एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अच्छा हो या बुरा हो बदलता जरूर है। आज प्राची और साहिल के पास सब कुछ था जो लोग मुश्किल वक्त में नजर नहीं आते, समय बदलने पर ढूंढ ढूंढ कर रिश्तेदारी निकालते हैं और अपनापन जताने आते हैं। ऐसे ही साहिल और प्राची के घर सभी दोस्तों रिश्तेदारी का आना जाना लगा ही रहता। वे बहुत खुश थे, पर कभी कभी वो दोनों उदास हो जाते। दरअसल दोनों की बहुत इच्छा थी कि भगवान उन्हें एक बेटी जरूर दे, पर उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। पर दोनों यही सोचते, हम बहुत खुश नसीब है कि भगवान ने हमें माता पिता बनने का सौभाग्य दिया। हम अपनी बहुओं को बेटी बनाकर रखेंगे। ये सुनकर प्राची के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती। उसे साहिल की हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने की आदत पर बहुत गर्व होता और वो खुद को बहुत खुश नसीब समझती कि उसका साहिल से शादी करने का फैसला उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। साहिल जब भी विमला जी और अपने भाई से मिलने जाते, विमला जी उन्हें हर तरह से अपने परिवार सहित घर वापस आने का दबाव बनाती। जब साहिल उन्हें समझाते कि साथ रहकर भी आप खुश नहीं रहोगी, माँ, न आप मेरी लव मैरिज वाली बात को स्वीकार करोगे न प्राची को अपनी बहू के रूप में स्वीकारोगे, इसलिए अलग रहने में ही भलाई है, तो वो उन्हें तरह तरह की दलीलें देती कि लोग कहेंगे कि पैसा आया तो अपनी माँ और भाई के मुंह से मुंह फेर लिया। उन्हें लालच देती कि तुम इस घर के बड़े बेटे हो, मेरे बाद मेरे नाम जो भी है सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम यहाँ रहो या यहाँ मिलकर वहाँ मिलकर रहो, तुम यहाँ नहीं आ सकते तो हम सब भी तुम्हारे साथ वही चलते हैं, सब एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन साहिल को अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी आंखों में प्राची का आंसुओं से भरा चेहरा घूम जाता जब विमला जी के दिन भर के तानों और लड़ाई से परेशान होकर वो रात रात भर रोया करती थी। मानसिक रूप से प्रताड़ित होने की वजह से वो बीमार सी रहने लगी थी। साहिल को प्राची की ऐसी परिस्थिति देखकर बहुत दुख होता। उसकी वो पहले वाली प्राची कहाँ खो गई थी, जिससे वे पहली नजर में ही उसे प्यार हो गया था, जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। हालात जो भी हो, उसके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। लेकिन विमला जी की नफरत ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ के रख दिया था। विमला जी जब बार बार साथ रहने की जिद करने लगी,
तो साहिल ने उनसे मिलने जाना ही कम कर दिया। अब वो विमला जी के बार बार बुलाने पर कभी कभी ही जाया करते थे। वो नहीं चाहते थे कि विमला जी की जिद के आगे वो कमजोर पड़े और प्राची की जिंदगी में फिर से दुखों का कारण बने। साहिल प्राची को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि अगर वो कहेंगे तो वो भले विमला जी के पास न जाए, पर उन्हें अपने पास जरूर बुला लेगी। और फिर वही सब होने की बहुत अधिक संभावना है जो पिछले 7-8 सालों से प्राची के साथ होता आया था। उन्हें पता था परिस्थिति चाहे जो भी हो, विमला जी कोई मौका नहीं छोड़ेगी प्राची को नीचा दिखाने का, उसका अपमान करने का। साहिल का विमला जी से मिलना अब बिल्कुल ही बंद होने लगा था। वो और प्राची बहुत खास मौकों पर आमंत्रण मिलने पर ही वहां जाया करते थे और थोड़ी देर रुककर वापस आ जाया करते। इतने में भी विमला जी प्राची को कुछ ऐसा जरूर बोल देती जिससे उसका मन दुखी हो जाता। इसी कारण प्राची ने अब जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। साहिल ही बहुत बुलाने पर बच्चों के साथ कभी कभी विमला जी और भाई से मिलने आया करते। इन सब बातों का असर सबसे ज्यादा दीपा पर पड़ा। उसे लगने लगा प्राची और साहिल तो अपने परिवार के साथ विमला जी की किचकिच से दूर अलग मजे में रह रही है और उसे विमला जी को जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। अब विमला जी के पास प्राची तो थी ही नहीं दीपा के साथ मिलकर नीचा दिखाने के लिए या उसका अपमान करने के लिए, इसलिए उनका पूरा ध्यान अब दीपा पर रहता। दीपा को घर का सारा काम करना पड़ता, साथ ही विमला जी के मायके से कोई न कोई अभी भी रुकने आ जाया करता, जिससे दीपा का काम बढ़ जाता। दीपा की जो गलतियां वो प्राची के होने पर नजरअंदाज कर देती थी, वो उन्हें अब बहुत बड़ी लगती। वो दीपा को टोकती, डांटती, चिल्लाती, उसके माँ बाप को कोसती, लेकिन दीपा नहीं थी। वो बात बात पर विमला जी को जवाब दे देती। अगर विमला जी एक शब्द भी गलत निकालती तो वो उनका खानदान बखान देती, उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाती, उनका अपमान करती। रोज के लड़ाई झगड़ों से दीपा भी बहुत चिड़चिड़ी हो गई। दीपा की शादी को 4 वर्ष हो चुके थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद, मंदिर, मस्जिद और डॉक्टरों के कई चक्कर लगाने के बाद भी उसे मां बनने की खुशी नसीब नहीं हो पाई थी, जिसके कारण विमला जी अक्सर उसे बेइज्जत किया करती थी। घर में रात दिन की किटकिट और दीपा के बच्चे की जिद से तंग आकर उनका छोटा बेटा शराब पीने लगा। थोड़े बहुत नशे की आदत तो विमला जी के लाड़ प्यार की वजह से उसे पहले से ही थी, लेकिन अब उसे लत लग गई थी। वो रात दिन नशे में डूबा रहता, दीपा से मारपीट करता और नशे में विमला जी का भी अपमान करता, उन्हें अपशब्द कहता। अगर विमला जी कुछ भी कहती तो उन्हें दीपा को लेकर अलग होने की धमकी देता। शराब का असर उसकी नौकरी पर भी पड़ने लगा था। वो कभी कभी ही नौकरी पर जाया करता और महीने के आखिर में उसे नाम मात्र की तनख्वाह नसीब होती, जो वो शराब और जुए में उड़ा देता। विमला जी के पेंशन के पैसों से जैसे तैसे उनके घर का खर्च चलता। वो 2-2 दिन घर नहीं आता, शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता। घर में विमला जी और दीपा के अलावा तो कोई था नहीं, तो विमला जी उसे ढूंढ ढूंढ कर घर लाया करती। उसे कुछ बोलने की हिम्मत तो उनमें अब थी नहीं। वो अकेले में उसे भला बुरा बोल के अपना मन हल्का कर लिया करती। दीपा भी अब घर के कामों से अपना जी चुराती, तबीयत खराब होने का बहाना करके सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। खुद विमला जी से छुपाकर अपने पति से बाहर से दोनों के लिए खाना मंगवा लेती या चिप्स बिस्किट खाकर कमरे से बाहर ही नहीं आती। विमला जी पूरा दिन भूखी रहती। विमला जी ने कुछ दिन तो उसे टोका, गुस्सा भी दिखाया, लेकिन जब उसे कोई फर्क ना पड़ा तो खुद ही अपने लिए खाना बनाने लगी। साथ ही उन्हें दीपा और उसके पति के लिए भी खाना बनाना पड़ता। जैसे ही खाना बनता, दीपा उसे दवाई खाना है बोलकर अपना और अपने पति का खाना अपने कमरे में ले जाती। विमला जी पर धीरे धीरे घर के सारे कामों की जिम्मेदारी आ गई। दीपा को अब तबीयत खराब होने का बहाना भी नहीं बनाना पड़ता। वो घर का कोई काम नहीं करती। उन्हें अब किसी का डर नहीं था। अगर विमला जी कुछ भी बोलती
तो उनका बेटा और बहू दोनों मिलकर बहुत तमाशा करते। आसपास के लोग रोज उनके घर का तमाशा देखते। विमला जी ने अब उन दोनों को कुछ भी बोलना छोड़ दिया। इस समय उन्हें साहिल की कमी महसूस होती। वो साहिल जिसने विमला जी के इतना कुछ गलत करने के बाद भी उन्हें कभी अपमानित नहीं किया। जिस बेटे बहू के घमंड में उन्होंने प्राची और साहिल की जिंदगी में इतना जहर घोला। साहिल की शादी के बाद से उसे घर का बड़ा बेटा होने का कोई हक नहीं दिया। मुसीबत में उसी साहिल को याद करके उनकी आंख भर आती थी। पर वो जानती थी उनने साहिल और उनके बीच को जो खाई खोदी है वो अब शायद ही भर पाए। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने में देर हो सकती है, मगर आपके बुरे कर्मों का फल आपको बहुत जल्दी और जरूर मिलता है। इसीलिए सोच समझ के सावधानी पूर्वक अपने कर्मों का चयन करना चाहिए। दीपा अब घर की मालकिन बन के रहती और विमला जी की हैसियत अपने ही घर में एक नौकरानी जैसी हो गई। वो सारे दिन घर का काम करती। उनका छोटा बेटा कभी ड्यूटी पर तो कभी दोस्तों के साथ जुआ खेलने और शराब पीने में व्यस्त रहता और दीपा दिन भर आराम से टीवी देखने में या घूमने फिरने में अपना समय व्यतीत करती। उसके शौक के लिए पैसे भी विमला जी अपनी पेंशन में से देती। विमला जी अक्सर दीपा और अपने छोटे बेटे से सांस लेने में तक की तकलीफ की शिकायत करती, पर वो दोनों ही उनकी बात अनसुना करके निकल जाती। धीरे धीरे उनकी पूरी सेविंग्स दीपा और उसके पति ने मिलकर उड़ा दी। घर का खर्च भी अब बड़ी मुश्किलों से चल पाता। जिस पेंशन के पैसों का विमला जी को घमंड था कि साहिल की थोड़ी सी कमाई है और वो अपनी पेंशन से घर खर्च चलाकर प्राची को हमेशा अपना गुलाम बनाकर रखेगी, उसी पेंशन छोटा सा भाग भी उनके पास नहीं बचता। एक दिन वो बाजार से कुछ सामान लेकर घर आ रही थी तो तेज धूप की वजह से उन्हें चक्कर आ गया और वो गिरते गिरते बची। उनका सारा सामान बिखर गया। उनका फोन हाथ से छूटकर गिर गया और वही टूट गया। उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपना सामान, वो टूटा फोन जो अब किसी काम का नहीं था, लेकर घर आ गई। जब दीपा को उन्होंने बताया कि आज रास्ते में क्या हुआ था, तो वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली कि आपके ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेंगे, जाकर खाना बनाइए, मुझे भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर विमला जी की आंख भर आई और वो चुपचाप उठकर किचन में खाना बनाने चली गई। एक दिन विमला जी सुबह से ही किचन में लगी हुई थी, क्योंकि दीपा के मायके में उसके छोटे भाई की शादी थी और उसके बड़े भैया उसे लेने आए थे। दीपा ने अपना और अपने पति का सामान पैक किया और अपने भाई के साथ अपने पति को लेकर मायके निकल गई। दीपा ने विमला जी को पूछना या बताना भी जरूरी नहीं समझा। बेटा तो वैसे भी नशे में था, वो भी गिरता पड़ता चुपचाप जाकर ऑटो में बैठ गया। दीपा के भाई ने लिहाज में जाते जाते बस इतना कहा कि आइएगा आप भी, और नमस्ते करके चलता बना। उनके जाने के बाद विमला जी आकर घर में चारों तरफ फैलाना समेटने लगी और सब काम से निवृत्त होकर जैसे ही अपने कमरे में आराम करने आई, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। अब उनका स्वास्थ्य भी उनका साथ छोड़ने लगा था। वो अक्सर बीमार रहा करती, पर उनसे पूछने वाला कोई नहीं था। रिश्तेदारों ने भी उनके अक्खड़ स्वभाव की वजह से उनसे मतलब रखना बंद कर दिया था। जब भी कोई नाते रिश्तेदार या परिवार के लोग उन्हें समझाते कि आप साहिल और प्राची के साथ गलत कर रहे हो, बच्चे की गलती को माफ करके उन्हें एक मौका और दो और सब कुछ अपने छोटे बेटे के नाम मत करो, या तो दोनों के लिए बराबर करो या सब अपने जीते जी अपने ही नाम पर रहने दो, तो वो किसी की एक ना सुनती। वो नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें सही गलत कुछ समझ नहीं आता। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्राची साहिल को उनकी लव मैरिज करने की सजा देना था। कहाँ सबको अपनी ही एक आवाज से डरा देने वाली विमला जी की दशा आज ऐसी हो गई थी कि वो अपने ही घर में बिल्कुल अकेली
और लाचार रह गई थी। जहां प्राची और साहिल उनसे बिना पूछे एक कदम बाहर नहीं निकालते थे, आज दीपा उन्हें कुछ भी बताए उनकी आंखों के सामने अपने पति के साथ निकल गई। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो कब तक आएगी। उनका एटीएम कार्ड भी उनके छोटे बेटे के पास था, जो उन्होंने उसे खर्च करने के लिए कुछ पैसे निकाल देने के लिए दिया था। धीरे धीरे दीपा को 15-20 दिन निकल गए। उसके भाई की शादी भी हो चुकी थी। विमला जी का फोन भी खराब हो चुका था, इसीलिए उनके अपने छोटे बेटे या दीपा से कोई बात नहीं हो पा रही थी। विमला जी अब घर में अकेली थी। उन पर सभी कामों की जिम्मेदारी आ गई थी। उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। एक दिन वो सुबह से उठकर घर के कामों में लगी थी, तभी उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। उन्हें चक्कर जैसे आ रहे थे, तो उन्होंने पड़ोस के शर्मा जी के बच्चे को बुला ली कर पास के मेडिकल से दवाई लेने भेज दिया। जब वो अपने लिए खाना बना रही थी, तभी अचानक उसके सीने में असहनीय दर्द हुआ। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो वही चक्कर खाकर गिर गई और वहीं बेहोश पड़ी रही। इसी बीच वो बच्चा दवाई लेकर आया। उसने उनकी ऐसी हालत देखी तो तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की, पानी के छींटे मारे। जब विमला जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो अपने माता पिता को बुलवाकर ले आया। उसके पिताजी के पास उनके छोटे बेटे का नंबर था। उसने उसे फोन किया तो फोन दीपा ने उठाया। उन्होंने जैसे ही विमला जी की तबीयत के बारे में बताया, तो उसने आवाज ठीक से नहीं आ रही कहकर फोन रख दिया। वो समझ गए कि दीपा झूठ बोल रही थी, क्योंकि फोन काटने से पहले उन्होंने दीपा को अपने पति के पूछने पर कि किसका फोन था बोलते सुना कि बुढ़िया बीमारी का नाटक कर रही है। उन्होंने जल्दी से साहिल को फोन लगाया। साहिल उस समय शहर से बाहर अपने बिजनेस के सिलसिले में गए हुए थे। उन्होंने शर्मा जी को तुरंत मां को वहां के सबसे बड़े अस्पताल, जो कि उनके एक दोस्त का ही था, वहां लेकर जाने का आग्रह किया और जल्दी से जल्दी उन्हें अपने आने का आश्वासन दिया। साहिल जानते थे कि किसी भी हालत में उन्हें वहां पहुंचने में कम से कम 2-3 घंटे तो अवश्य ही लगेंगे। तो उन्होंने प्राची को फोन करके मां की तबीयत के बारे में बताया और प्राची को तुरंत अस्पताल पहुंचने के लिए कहा। प्राची ने साहिल से शर्मा जी का नंबर लिया और बच्चों को राधा दीदी को, जो उसके घर के कामों में उसकी हेल्प किया करती थी, के पास छोड़कर तुरंत अस्पताल के लिए निकल गई। जब वो अस्पताल पहुंची तो शर्मा जी वहीं गेट के पास ही मिल गए। प्राची ने उन्हें नमस्ते किया और उनके साथ मिलकर अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके विमला जी को वहां भर्ती करवा दिया और शर्मा जी का बहुत आभार व्यक्त कर उन्हें घर वापस भेज दिया। अब अस्पताल में सिर्फ प्राची और विमला जी ही थी। डॉक्टर ने उनके बहुत सारे टेस्ट किए और बताया कि विमला जी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अगर तुरंत उनका ऑपरेशन करके किडनी नहीं बदली गई तो उनका बचना मुश्किल है। इतना सुनकर प्राची बहुत घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने साहिल को तुरंत फोन करके जल्दी आने को कहा। विमला जी की किडनी वाली बात प्राची ने छुपा ली। वो नहीं चाहती थी कि साहिल घबरा जाए। उसने उनके आने पर ही उन्हें सब बताने का फैसला किया। प्राची ने अपने देवर और देवरानी को भी फोन किया, पर उन दोनों में से किसी ने भी उसके फोन का जवाब नहीं दिया। तभी नर्स ने आकर प्राची को बताया कि विमला जी की हालत बहुत गंभीर है। उन्हें 1-2 दिन में जल्द से जल्द किडनी डोनर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्राची को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो विमला जी के साथ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसने एक बार फिर दीपा को फोन किया। इस बार दीपा ने उसका फोन उठा लिया। जब प्राची ने दीपा को विमला जी की हालत के बारे में बताया तो पहले तो वो घबरा गई कि कहीं उनकी बीमारी की वजह लोग उसे न समझे कि उसने उनका ठीक से ध्यान नहीं रखा, न ही इतने दिनों में एक बार भी उनसे बात करने की कोशिश की। उसने हम जल्दी ही आते हैं कहकर फोन काट दिया। फोन रखकर प्राची बैठी ही थी कि
उसे सामने से साहिल दिखाई दिए। उन्हें देखकर प्राची फूट फूट कर रोने लगी। साहिल के बिना प्राची आज बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और विमला जी ऐसी हालत को देखकर भी उसे बहुत दुख हो रहा था। वो विमला जी से गुस्सा जरूर थी, पर उसने कभी नहीं चाहा कि उनके साथ कुछ भी गलत हो। साहिल समझ गया कोई गंभीर बात है। उसने प्राची से पूछा तो उसने उन्हें सब बता दिया। विमला जी की रिपोर्ट देखकर साहिल की आंखों से भी आंसू बह निकले। क्योंकि दीपा का मायका पास ही था तो दीपा और उसका पति भी अस्पताल पहुंच गए। दीपा को डर था कि कहीं विमला जी ने साहिल का हक छीनकर जो कुछ भी उसके पति के लिए किया है उसके बदले में कहीं वो उससे या उसके पति से किडनी ना मांग ले। उसने विमला जी को दूर से देखा और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जाकर दवाई खाकर थोड़ा आराम करके आती हूँ, कहकर चलती बनी। उसका पति भी मैं दीपा को छोड़कर आता हूँ बोलकर उसके साथ ही हो लिया। अब अस्पताल में सिर्फ साहिल, प्राची और विमला जी ही थे। तभी साहिल ने प्राची को कहा कि तुम माँ का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह तेजी से निकल गए और सीधा डॉक्टर के केबिन में पहुंचे। उसने कहा कि इंसान एक किडनी के साथ भी जीवित रह सकता है। अगर डोनर नहीं मिल रहा तो वो अपनी किडनी अपनी माँ को देने के लिए तैयार है। आप जल्दी से सारे टेस्ट कर लीजिए। साहिल की तेजी से निकलता देख प्राची घबरा गई कि उसे अचानक से क्या हो गया, तो वो उनके पीछे पीछे आ गई थी। उसने साहिल और डॉक्टर की सारी बात सुन ली। वो अंदर आकर साहिल के सामने खड़ी हो गई और पूरी दृढ़ता से बोली कि आप माँ को किडनी नहीं देंगे। साहिल घबरा गया। उसे लगा कि प्राची के साथ उसकी माँ ने जो भी किया इस कारण शायद वो उसे किडनी देने से मना कर रही है। लेकिन प्राची आगे बोली कि अगर किडनी देनी ही है वो विमला जी को अपनी किडनी देगी, क्योंकि एक तो वो साहिल को बेहद प्यार करती थी, दूसरा साहिल को अपने व्यवसाय के कारण हमेशा भाग दौड़ करनी पड़ती है। कई दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता है। प्राची को बच्चों को और अपने व्यवसाय सबको संभालना पड़ता है। इसीलिए वो नहीं चाहती कि साहिल के स्वास्थ्य पर जरा भी फर्क पड़े। भले इंसान एक किडनी के सहारे जीवित रह ले, लेकिन भगवान के बनाए शरीर में छेड़छाड़ करने के दुष्परिणाम तो होते ही हैं। साहिल ने पहले तो साफ मना कर दिया, पर प्राची के बहुत समझाने पर, अपने प्यार का वास्ता देने पर और अपनी कसम दी तो साहिल भारी मन से मान गए। साहिल बिल्कुल नहीं चाहते थे प्राची को जरा सी भी तकलीफ हो, पर वो उसकी जिद के आगे मजबूर थे। वो जानते थे अगर उसने ठान लिया है तो वो अब किसी की भी नहीं सुनेगी। साहिल और प्राची ने जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की सभी औपचारिकताएं पूरी की। इत्तेफाक से प्राची की किडनी विमला जी से मैच भी हो गई। सब कुछ ठीक था। बस 1-2 दिन में उसकी किडनी विमला जी को लगनी थी। यहाँ दीपा और विमला जी का लाडला बेटा अपना मुंह छिपा कर बैठे थे। दीपा अपनी बीमारी का बहाना करके दोबारा विमला जी से मिलने ही नहीं गई और उसका पति भी जरूरी काम का बहाना बनाकर शहर से बाहर चला गया। आखिर वो दिन भी आ गया जब ऑपरेशन होना था। साहिल बहुत घबराए हुए थे। आखिर आज उनकी जिंदगी के 2 सबसे अहम लोगों की जिंदगी का सवाल था। एक तरफ उनकी माँ थी जो मौत की कगार पर खड़ी थी, दूसरी ओर उनकी पत्नी थी जो उनकी माँ की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही थी। उनकी आंखों से बार बार आंसुओं की धारा बह रही थी। वो सुबह से पता नहीं कितनी बार अपनी माँ का हाथ पकड़कर रो चुके थे और प्राची को सीने से लगाकर, तो उनके आंसुओं का बांध ही टूट गया। साहिल की ऐसी हालत देखकर प्राची की आंखों से भी अविरल अश्रु की धारा बह रही थी। उसने बड़ी मुश्किलों से खुद को और साहिल को संभाला। विमला जी और प्राची को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। बाहर साहिल का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। वो भगवान से लगातार एक ही प्रार्थना कर रहा था कि सब अच्छे से हो जाए।
कुछ घंटों बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आए और साहिल को बताया कि ऑपरेशन सफल हुआ। विमला जी और प्राची दोनों ठीक है। कुछ ही देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। साहिल ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और उनका सर भगवान के आगे झुक गया। विमला जी और प्राची को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उनसे मिलने वालों का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन दीपा और उसके पति का कोई अता पता नहीं था। अपने पिता की मिली नौकरी के घमंड में उन्होंने सभी से मतलब रखना छोड़ दिया था। ऑपरेशन हुए 4-5 दिन गुजर गए, पर वो दोनों विमला जी से मिलने भी नहीं आए। उन्हें लगता था उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं है, और अब तो दीपा विमला जी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि प्राची और साहिल उन्हें अपने साथ ही ले जाए, तो उससे उनसे छुटकारा मिले। विमला जी की हालत में पहले से काफी सुधार था। प्राची भी अब धीरे धीरे थोड़ी स्वस्थ हो रही थी। विमला जी और प्राची से जो भी मिलने आ रहा था, वो उनसे प्राची की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। साहिल तो फिर भी उनके बेटे हैं, लेकिन एक बहू होकर इतना अपमान सहने के बाद प्राची जो उनके लिए किया, वो वाकई में ही सराहनीय था। सभी के जाने के बाद विमला जी ने प्राची की ओर देखा और उनकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। उनके उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और इतना ही कह पाई, हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। मर जाने देती मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल जाती। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। प्राची उनके गले से लग गई और इतना ही बोल पाई, ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ है और बच्चे माँ पर एहसान नहीं करते। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अब आप जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाइए और घर चलिए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। साहिल भी वहीं खड़े अपनी पत्नी और माँ को देख रहे थे। उन्हें आज अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था। विमला जी ने उन्हें भी पास बुलाया और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। साहिल अपनी माँ के गले लग गए। प्राची से उनकी शादी के बाद बहुत सालों में पहली बार उनकी माँ ने उनके सर पर प्यार से हाथ रखा। दीपा और उसका पति भी वहां आ गए। विमला जी के हालचाल जानने के बाद दीपा ने विमला जी से कहा कि आप अपने बड़े बेटे के पास रहिए, हमने तो बहुत किया आपका, अब आप उन्हें भी सेवा कामों का दीजिए, उनका भी कुछ फर्ज है। विमला जी ने अपने छोटे बेटे की ओर देखा, वो भी अपनी पत्नी को मौन स्वीकृति दे रहा था। वो उस समय कुछ नहीं बोली और वो दोनों सबसे विदा लेकर वापस चले गए। 1-2 दिन में उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। उन्होंने साहिल को कहा कि घर का आधा हिस्सा अभी भी उनके नाम पर है और उन्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता, इसीलिए वो उन्हें वहीं छोड़ दे। लेकिन साहिल और प्राची नहीं माने। उनकी हालत अभी नाजुक थी और वो उन्हें ऐसी हालत में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। प्राची भी अभी ठीक नहीं हुई थी। उसके बहुत जिद करने पर वो भारी मन से उसके साथ जाने को तैयार हो गई। उनकी हालत भी अभी ऐसी नहीं थी कि वो अपना ध्यान खुद रख सके। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। उन्हीं की हरकतों ने प्राची और साहिल को अपना घर छोड़कर किराए के घर में रहने के लिए मजबूर किया था। साहिल प्राची और विमला जी को लेकर घर आ गए। साहिल प्राची और अपनी माँ का और साथ में अपने बच्चों का भी बहुत ध्यान रखते। उनकी मदद के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को लगा दिया। साहिल खुद अपनी माँ और पत्नी की दवाओं का और खाने का ध्यान रखते, उन्हें खाना खिलाकर और समय पर दवाई देकर और बच्चों को भी खिला पिलाकर स्कूल छोड़कर ही घर से निकलते। समय पर प्राची और विमला जी को डॉक्टर के पास ले जाती। साहिल के प्यार और देखभाल से वे दोनों जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो गए। विमला जी और प्राची बहुत घुल मिल गए थे। वो दोनों साथ में बच्चों को लेकर घुमाने जाया करते और खूब बातें करते। विमला जी भी बच्चों को बहुत प्यार देती, उनके साथ खुद भी बच्ची बन जाती और बहुत खुश रहती। बच्चों के साथ उनका बहुत मन लगता। प्राची और साहिल भी उनका बहुत सम्मान करते।
पर कभी कभी अपने व्यवहार को याद करके वो आत्मग्लानि से भर जाती। उन्हें हमेशा दुख होता कि उन्होंने साहिल और प्राची के साथ बहुत नाइंसाफी की है। फिर भी वो उन्हें इतना प्यार और सम्मान देते हैं, और जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया, जिसे हाथ पर सब कुछ मिल गया, उसने उनसे मुंह फेर लिया और पलट के देखा भी नहीं। वो पश्चाताप की आग में झुलसती रहती। प्राची और साहिल उनके दिल का हाल समझते थे, पर वो उन्हें हमेशा एहसास दिलाते कि ये घर उन्हीं का है और वो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जहाँ विमला जी प्राची को बहू मानने से इनकार करती थी, वहीं आज उनकी लव मैरिज वाली बहू उनकी बेटी बन चुकी थी। विमला जी ने अपने नाम पर जो भी था वो सब साहिल को बिना बताए उनके नाम पर करा दिया। भले साहिल ने अपनी मेहनत के बल पर आज सब कुछ पा लिया हो, पर एक बेटा होने के नाते अपने माता पिता की जो भी संपत्ति है उस पे उसका भी बराबर का हक था, और वो उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहती थी। दीपा अभी भी बच्चे के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगा रही थी। आखिर उसे भी तो अपने कर्मों का हिसाब देना था।